चलिए जो है तो आज हम लोग एक नए यूनिट की तरफ बढ़ा जाएगा और इस नए यूनिट का जो विषय वस्तु है डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एंशिएंट इंडिया। अब लगभग हम लोग जो हैं अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं और अगले सप्ताह आप लोगों का मिड में ही, अगले सप्ताह शनिवार तक बैच नहीं जाएगा, उसके पहले ही बैच जो है समाप्त हो जाएगा। तो चलिए जो है बड़ी संख्या में मुझे आप लोग का अभिवादन दिख रहा है। आप सभी छात्रों के अभिवादन को स्वीकार करते हुए फटाफट हम लोग जो है आज की क्लासरूम श्रृंखला की तरफ बढ़ा जाएगा। तो आज जो का टॉपिक क्या है? प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी। प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास। कला और संस्कृति की श्रृंखला में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा? तो पहला जो मुद्दा था वो हम लोगों का वेरियस सोर्सेस ऑफ एंशिएंट एंड मिडाइवल इंडिया, प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास के जो स्रोत हैं उसे देखा गया था। फिर अगला जो हम लोगों ने देखा वो भारतीय स्थापत्य कला था, जो भी विभिन्न इमारतें रहती हैं, भवन रहते हैं, उसे देखा गया था। फिर उसके बाद हम लोग भारतीय चित्रकला देखा गया, प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक चित्रकला, यूरोपीय चित्रकला के प्रभाव तक देखा गया। फिर उसके बाद हम लोग बौद्ध और जैन धर्म देखा गया। फिर भक्ति और सूफी आंदोलन देखा गया। अब जो है प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास, इस तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नोट्स लिखवाना है? क्या लिखवाना है? कल कुछ छूट गया था क्या लिखवाते समय? कल हम लोग भक्ति और सूफी आंदोलन का प्रभाव कर रहे थे ना? क्या छूटा है? नोट्स लिखेंगे या बढ़ा जाए आज वाले टॉपिक की तरफ? फटाफट मुझे बताइए, जो है प्रभाव वाला हम लोग किए थे कि नहीं किए थे? इफेक्ट्स करने हैं? चलिए अच्छा कर ही लीजिए। हेडिंग दे दीजिए, भक्ति और सूफी आंदोलन का प्रभाव। हेडिंग दे दीजिए, लिखिए राजनीतिक प्रभाव, उसके नीचे हेडिंग दे दीजिए राजनीतिक प्रभाव। मात्र 10 मिनट लगेगा, कर लीजिए। लिखिए, मध्यकाल में भक्ति और सूफी संतों द्वारा, मध्यकाल में भक्ति और सूफी संतों द्वारा एक व्यापक बदलाव का आंदोलन किया गया। भक्ति और सूफी संतों के द्वारा एक व्यापक बदलाव का आंदोलन किया गया, जिसका समाज के हर वर्ग पर, जिसका समाज के हर वर्ग पर बहुआयामीय प्रभाव पड़ा, जिसका समाज के हर वर्ग पर बहुआयामीय प्रभाव पड़ा।
नेक्स्ट, भक्ति और सूफी संतों का दृष्टिकोण। भक्ति और सूफी संतों का दृष्टिकोण उदारवादी, उदारवादी, मानवतावादी। भक्ति और सूफी संतों का दृष्टिकोण उदारवादी, मानवतावादी और अहिंसक, अहिंसक चिंतन परंपरा से प्रेरित और प्रभावित था। अहिंसक चिंतन परंपरा से प्रेरित और प्रभावित था, जिसका राजनैतिक क्षेत्र में प्रत्यक्ष प्रभाव, जिसका राजनैतिक क्षेत्र में प्रत्यक्ष प्रभाव समकालीन शासकों की नीतियों में, समकालीन शासकों के नीतियों में बदलाव के रूप में दिखता है। समकालीन शासकों के नीतियों में बदलाव के रूप में दिखता है, जैसे कि फिरोज शाह तुगलक, जैसे कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, जैसे कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा गरीब और असहाय लोगों के लिए, गरीब और असहाय लोगों के लिए दीवाने खैरात विभाग की स्थापना की गई। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा गरीब और असहाय लोगों के लिए दीवाने खैरात विभाग की स्थापना की गई तथा अकबर के द्वारा, तथा अकबर के द्वारा राजनैतिक क्षेत्र में सुलहे कुल सिद्धांत, तथा अकबर के द्वारा राजनैतिक क्षेत्र में सुलहे कुल सिद्धांत अर्थात सभी धर्मों को साथ लेकर, अर्थात सभी धर्मों के लोगों को साथ लेकर शासन प्रशासन को एक, शासन प्रशासन को एक समग्र स्वरूप प्रदान करना था। शासन प्रशासन को एक समग्र स्वरूप प्रदान करना था। हेडिंग दे दीजिए सामाजिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव। भक्ति और सूफी आंदोलन का सबसे ज्यादा प्रभाव सामाजिक ही था। भक्ति और सूफी आंदोलन का सबसे ज्यादा प्रभाव सामाजिक ही था। जैसे कि लगभग सभी संतों ने, जैसे कि लगभग सभी संतों ने जातिगत भेदभाव, जैसे कि लगभग सभी संतों ने जातिगत भेदभाव, कौमा नस्लीय भेदभाव, जैसे कि सभी संतों ने जातिगत भेदभाव, नस्लीय भेदभाव और अस्पृश्यता का विरोध किया, और अस्पृश्यता का विरोध किया, तथा सबसे बढ़कर महिलाओं के प्रति, तथा सबसे बढ़कर महिलाओं के प्रति
एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास किया तथा सबसे बढ़कर महिलाओं के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास किया, जिसके अंतर्गत बाल विवाह, बहु विवाह और दहेज प्रथा का विरोध किया गया। बाल विवाह, बहु विवाह और दहेज प्रथा का विरोध किया गया तथा स्त्री शिक्षा जैसे मुद्दे को प्रोत्साहित किया गया। नेक्स्ट लिखिए, भक्ति और सूफी संतों ने एक समतामूलक समाज की स्थापना के लिए जो प्रयास किए वही आगे चलकर भारत के समन्वित संस्कृति का आधार बने। वही आगे चलकर के भारत की समन्वित हिंद इस्लामिक संस्कृति का आधार बना। वही आगे चलकर भारत के समन्वित हिंद इस्लामिक संस्कृति का आधार बना। हेडिंग दे दीजिए आर्थिक प्रभाव। लिखिए, विभिन्न सुल्तानों के द्वारा कर की दरों में कमी किया गया। विभिन्न सुल्तानों के द्वारा कर की दरों में कमी किया गया, जैसे कि अकबर द्वारा जजिया कर को समाप्त करना। कौमा, तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करना, इत्यादि। तीर्थयात्रा कर को समाप्त करना इत्यादि। नेक्स्ट, भक्ति और सूफी आंदोलन की लोकप्रियता से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिला। भक्ति और सूफी आंदोलन की लोकप्रियता से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिला तथा हिंदुओं के द्वारा प्रमुख मंदिरों, तीर्थ स्थलों तथा मुस्लिम समुदाय के द्वारा विभिन्न संतों तथा पीरी मुरीदी परंपरा होती थी। पीर कहते हैं ना कि जिंदा पीर हैं। विभिन्न संतों तथा पीर के मजार पर जाना
तथा मस्जिदों में इबादत, इबादत मतलब पूजा होता है, तथा मस्जिदों में इबादत को बढ़ावा मिला, इबादत को बढ़ावा मिला, और इस प्रकार इस धार्मिक पर्यटन के और इस प्रकार इस धार्मिक पर्यटन के विकास से राजकोष समृद्ध हुआ, और इस प्रकार धार्मिक पर्यटन के विकास से राजकोष समृद्ध हुआ। नेक्स्ट है, भक्ति और सूफी आंदोलन के प्रभाव से, भक्ति और सूफी आंदोलन के प्रभाव से मंदिर और मस्जिदों के निर्माण कार्य को बढ़ावा मिला। भक्ति और सूफी आंदोलन के प्रभाव से मंदिर और मस्जिदों के निर्माण कार्य को बढ़ावा मिला, जिससे नवीन रोजगार के अवसरों को, जिससे नवीन रोजगार के अवसरों का सृजन हुआ, जिससे नवीन रोजगार के अवसरों का सृजन हुआ। हेडिंग दे दीजिए बच्चों, धार्मिक सांस्कृतिक प्रभाव, धार्मिक सांस्कृतिक प्रभाव। लिखिए, इन संतों ने धार्मिक रूढ़िवादी, इन संतों ने अपने अपने धर्म के, इन संतों ने अपने अपने धर्म के रूढ़िवादी विचारों पर कड़ा प्रहार किया, अपने अपने धर्म के रूढ़िवादी विचारों पर कड़ा प्रहार किया, और इसके साथ समानता, और इसके साथ समानता, बंधुत्व और मानवतावादी विचारों को आगे बढ़ाया। इसके साथ समानता, बंधुत्व और मानवतावादी विचारों को आगे बढ़ाया। नेक्स्ट है, अकबर जैसे शासक ने धार्मिक करों को समाप्त किया। अकबर जैसे शासक ने धार्मिक करों को समाप्त किया, जैसे कि तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर, जैसे कि तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर। नेक्स्ट है, भक्ति और सूफी संतों द्वारा, भक्ति और सूफी संतों के द्वारा महिलाओं के प्रति, महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव। फिर से सुनिए, भक्ति और सूफी संतों के द्वारा महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव लाया गया, सकारात्मक बदलाव लाया गया, और इस प्रकार महिलाओं के प्रति धार्मिक, महिलाओं के प्रति धार्मिक रूढ़िवादी प्रतिक्रिया में, और इस प्रकार महिलाओं के प्रति धार्मिक रूढ़िवादी प्रतिक्रिया में कमी आया, कमी आया। जैसे बेटियां पैदा होते ही उनको मार देना,
बाल विवाह, 8 वर्ष की आयु में विवाह कर देना, बहु विवाह, इन सारे चीजों में जब संतों ने विरोध किया, जागरूकता लाया, तो इसमें कमी आया। यही पॉइंट आप लोगों ने लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, विभिन्न सूफी संतों के द्वारा चलिए बच्चों, एक बात आप लोग से शेयर करना चाहता हूं। ये वाला आप लोग का जो बैच है ना, मुझे बड़े लंबे समय तक याद रहेगा, क्योंकि शुरू जब बैच होता है ना, तो कुछ बच्चे होते हैं जो शरारत करते हैं, और इसे बेटा मान के चलिएगा कि गुरुजी लोगों का जो आशीर्वाद है ना, वो लगता है। मुझे बड़े अच्छे से पता है कि हजारों छात्र बैच में हैं, हजारों हजार छात्र बैच में हैं। इतना डिसिप्लिन भाई मैंने आज तक नहीं देखा है कि मैं लगातार पिछले जो है 20 मिनट से नोट्स बनवा रहा हूं, कोई भी ऐसा फालतू कमेंट बच्चों का नहीं आ रहा है। तो धीरे धीरे अब आप लोग ना बहुत ज्यादा समर्पित होते जा रहे हैं। इस उम्र में बेटा अगर आप लोग जागरूक हो जाएं, तो ये बड़ा ही कह सकते हैं गर्व की बात है। और मैं 20 मिनट से लिखवा रहा हूं, कुछ भी कमेंट इधर उधर नहीं है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है ना, चलिए भाई बच्चों में नोट्स में बनवा रहा हूं, तो सब बच्चे जो है शांति से उसे कर रहे हैं। चलिए बच्चों, एकदम पूरा आशीर्वाद है, आप लोग मेहनत कीजिए, और भगवान जो है आप लोग को 2024 में, जो 2025 में अपीयर होने जा रहे हैं, सबको सफलता दिलवाएंगे। अगर कुछ अच्छी बातें, कभी कभी डांटता भी रहता हूं, मुझे गुस्सा भी बहुत तेज आता है, शायद आप लोग इस बात को अब जान चुके हैं। जब गलतियां करते हैं तो बच्चों को डांटना फटकारना भी ये गुरु की ही जिम्मेदारी है। बहुत अच्छा बेटा, शाबाश, इसी तरह से डिसिप्लिन बनाए रहिए, लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। अगला पॉइंट लिखिए, लिखिए, विभिन्न सूफी संतों के द्वारा, विभिन्न भक्ति सूफी संतों के द्वारा, विभिन्न भक्ति सूफी संतों के द्वारा लोक भाषाओं में उपदेश दिया गया, लोक भाषाओं में उपदेश दिया गया, जिससे स्थानीय भाषा समृद्ध हुआ, जिससे स्थानीय भाषा समृद्ध हुआ। फुल स्टॉप। स्थानीय भाषाओं के प्रोत्साहन के साथ, स्थानीय भाषाओं के प्रोत्साहन के साथ लोक साहित्य को बढ़ावा मिला, स्थानीय भाषाओं के प्रोत्साहन के साथ लोक साहित्य को प्रोत्साहन मिला, और इस प्रकार मध्यकाल की साहित्यिक परंपरा समृद्ध हुआ, और इस प्रकार मध्यकाल की साहित्यिक परंपरा और ज्यादा समृद्ध हुआ, और इस प्रकार मध्यकाल की साहित्यिक परंपरा और ज्यादा समृद्ध हुआ। नेक्स्ट कीजिए, भक्ति और सूफी संतों के प्रभाव से, भक्ति और सूफी संतों के प्रभाव से लघु और भित्ति चित्रकला को बढ़ावा मिला, लघु और भित्ति चित्रकला को बढ़ावा मिला, और विभिन्न मंदिरों में किए गए, और विभिन्न मंदिरों में किए गए धार्मिक चित्रांकन इसके उदाहरण है, और विभिन्न मंदिरों में किए गए धार्मिक चित्रांकन इसके उदाहरण है। नेक्स्ट लिखिए, इस धार्मिक आंदोलन का एक प्रभाव यह था कि
इस धार्मिक आंदोलन का एक प्रभाव यह था कि हिंदू धर्म में मूर्ति कला और ज्यादा लोकप्रियता प्राप्त किया। मूर्तिकला और ज्यादा लोकप्रियता प्राप्त किया, जिसका प्रमुख उदाहरण खजुराहो का मंदिर, दक्षिण भारत के द्राविड़ शैली के भव्य मंदिर, जिसका प्रमुख उदाहरण खजुराहो के मंदिर, दक्षिण भारत के द्राविड़ शैली के भव्य मंदिर, विजयनगर शासकों के अधीन बेसर शैली में निर्मित मंदिर, विजयनगर शासकों के अधीन बेसर शैली में निर्मित मंदिर इत्यादि। अंतिम कीजिए, लास्ट पॉइंट है, भक्ति और सूफी आंदोलन के प्रभाव से शास्त्रीय नृत्य और संगीत कला अत्यधिक विस्तृत हुआ तथा संगीत के क्षेत्र में कुछ नवीन वाद्य यंत्र प्रचलित हुए, जैसे कि रबाब और सारंगी। समाप्त हुआ। एक आध कमेंट कर दीजिए बेटा कि मुझे पता चल जाए कि कमेंट बॉक्स काम कर रहा है, नहीं तो मुझे अब ऐसा शक हो रहा है कहीं पॉज तो नहीं है ना। कमेंट बॉक्स कभी कभी ना हैंग कर जाता है, तो वो पॉज हो जाता है, रुक जाता है। तो एक आध कमेंट कोई कीजिए भाई, थोड़ा सा मुझे अंदाजा नहीं लग पा रहा है कि दिस इज एक्टिव और नॉन एक्टिव, बट द मैटर इज व्हाट कि वी हैड right now completed the remaining notes segment which was remained in yesterday class. Right now we are moving towards the new topic, that is the development of science and technology in ancient India. प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास। मुझे लग रहा है बेटा कमेंट बॉक्स रुका हुआ है और मैंने बड़ा तारीफ आप लोग का कर दिया था। रुकिए, मैं टेक्निकल स्टाफ से बोलता हूं। तो कमेंट अभिषेक रुका हुआ है ना, एक बार रिफ्रेश कर दीजिए तो। चलिए बच्चों, जो है तो देखते हैं हम लोग जो है कि प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास क्या था। प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी। प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, हाँ बेटा कमेंट रुका ही था। चलिए, किसी बहाने आशीर्वाद मिला, बढ़िया है जो है, लेकिन ये चीजें होना चाहिए। अभी जाकर के आप लोग का कमेंट मुझे दिख रहा है, तो आइए जो है
अब ये क्या है, ये थोड़ा सा थीमेटिक टाइप का आर्ट एंड कल्चर हो गया। समस्त प्राचीन भारत को मिला करके डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। अगर मेंस में प्रश्न पूछ दे, प्री में क्या है, प्री में कोई कारीगरी नहीं दिखाना है, कोई कला नहीं दिखाना है, कोई व्यक्तित्व की रचनात्मकता नहीं होता है। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से मेंस में कंप्लीटली डिफरेंट स्टाइल हो जाता है। अब विज्ञान प्रौद्योगिकी कहेंगे तो कितने सेगमेंट में आप इसको उत्तर को तोड़ेंगे, ठीक है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास, इसे जो है इस तरीके से तोड़ना है। प्राचीन भारत में पाषाण प्रौद्योगिकी, स्टोन टेक्नोलॉजी, प्राचीन भारत में अभियांत्रिकी कौशल जो है या धातु शोधन तकनीक है, पाषाण प्रौद्योगिकी। देन आफ्टर धातु शोधन तकनीक है, मेटलर्जिकल साइंस इसे कहते हैं। नेक्स्ट जो है अभियांत्रिकी कौशल है, अभियांत्रिकी कौशल है। नेक्स्ट जो है विज्ञान के क्षेत्र में अगला मुद्दा क्या है, तो अगला मुद्दा जो है चिकित्सा विज्ञान है। मेडिकल साइंस जो है वो कैसा रहता है। अगला जो है नक्षत्र विज्ञान है। प्राचीन भारत में नक्षत्र विज्ञान की प्रगति क्या रहती है। अगला जो है गणित विज्ञान है। गणित विज्ञान में तीनों आ जाएगा, रेखा गणित है, अंक गणित है, रेखा गणित है, अंक गणित है और बीज गणित है। अगला जो प्राचीन काल में है वो योग विज्ञान है। तो ये क्या है, प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात होगी। इसमें से कुछ भी अगर छोड़ेंगे तो आपका नंबर कटता जाएगा, ठीक है। इन सारे पहलुओं पर हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन जो है डिस्कस करेंगे। अब बेटा जो कहा जाता ना कि ये हमारी संस्कृति ही रहा है, आपको कई बार मैंने कहा ना कि कला और संस्कृति को बस केवल सिलेबस के तरीके से, हनुमान जी के बारे में आप लोग तो सुने ही हैं भाई, बजरंगबली। बजरंगबली के बारे में आपको पता है, उन्हें अपनी शक्ति का एहसास नहीं होता था। उन्हें जब शक्ति का एहसास करवाया जाता था कि आप कौन हैं,
तब उन्हें अपने सामर्थ्य क्षमता का एहसास होता था। कुछ वैसे ही बेटा आप लोग भी हैं, आप लोग भी बजरंगबली के अवतार हैं। अपने देश को ना महसूस कीजिए कि जिस देश में आपका जन्म हुआ है, जिस मुल्क में आप लोगों का जन्म हुआ है, ये कोई साधारण मुल्क नहीं है। बड़े किसी जन्म का भाग्य रहा होगा कि जन्म भाई भारत में पाए। क्यों? क्योंकि हर क्षेत्र में, मैंने आप लोग से कहा ना कि हर क्षेत्र में आज अगर अमेरिका है भाई, अगर मान लीजिए अमेरिका का 200-400 सालों के बाद पतन हो जाए, फिर 1000-1500 सालों के बाद अमेरिका के बारे में, तो वो लोग ये दौर याद करेंगे ना कि हम लोग किस समृद्धि पर थे। अमेरिका की जो समृद्धि है वो केवल भौतिकवादी समृद्धि है। आप जिस देश में जन्म लिए हैं इसकी कोई भौतिकवादी समृद्धि भी था, तो कोई आस पास ऐसे ऐसे अमेरिका को, बेटा वही जो कहा जाए, थोड़ा सा छोटे जबान में कहा जाए तो ऐसे ऐसे अमेरिका विश्व की कितनी अर्थव्यवस्था है भाई, 19% ही अर्थव्यवस्था आज अमेरिका के पास है ना। भौतिकवादी प्रगति को भी जो हमने छुआ था, मुगल काल में विश्व की 25% अर्थव्यवस्था थी, मौर्य काल में विश्व की 40% अर्थव्यवस्था भारत में। इसीलिए भारत को क्या कहा गया? इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भी हमारा सानी कोई था नहीं, जो कहा जाता ना, कोई भी हमारे आसपास भी नहीं था। गाने के बोल ही है ना कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तो ये आपकी संस्कृति रहा है। हमारी संस्कृति क्या है भाई कि हमारी संस्कृति में ही विज्ञान छुपा हुआ था। आज पूरी दुनिया को समझ में आया कि हमारा जो भाई कल्चर क्या, हम लोग ऐसे हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं। हाथ जोड़ करके बेटा नमस्ते करना ये हमारी संस्कृति है, लेकिन इस संस्कृति में भी विज्ञान छुपा है। और ये विज्ञान पूरी दुनिया को समझ में आया। नासा तक ने कहा कि भारत की संस्कृति ही विज्ञान है। कोरोना में जब पूरे देश में सैनिटाइजर का हाय तौबा मचा हुआ था, कोरोना में लोगों को समझ में आया कि बस केवल हाथ धोते रहिए, साबुन से हाथ धोइए, वो क्या है, सैनिटाइजर से हाथ धोइए, नहीं कुछ है तो अल्कोहल से ही लोग सैनिटाइज कर रहे। सैनिटाइजर भी कहाँ मार्केट में मिल रहा था, मिल भी रहा था तो मिलावटी मिल रहा था, तो लोग अल्कोहल से भी हाथ वो कर रहे थे। तब पूरी दुनिया को समझ में आया कि भारतीय तो पहले से ही संक्रामक बीमारियों से परिचित थे। संक्रामक बीमारियों से परिचित थे तो इन्होंने संस्कृति ही, अपनी संस्कृति ही बना दिया नमस्ते। कहावत सुने हैं ना कि अधगर गगरी छलकत जाए। अधगर गगरी छलकत जाए। पश्चिमी संस्कृति में क्या है? पश्चिमी संस्कृति में हाथ मिलाते हैं, नहीं मन भरा तो गले से गले लग गए, उससे भी ज्यादा आगे बढ़े तो गाल से गाल जो है स्पर्श करते, वो अमूमन आप लोग देखे होंगे। कहने का मतलब क्या है कि वो अधगर गगरी छलकत जाए। अपनी संस्कृति क्या है? अपनी संस्कृति जो है वैज्ञानिकता को लिए हुए है। दुनिया बेटा आज से नहीं, सैकड़ों साल से लोग
मजाक उड़ाते थे ना कि ये अजीब है, लोग जो है अपने ही दादा दादी अपने ही घर के लोगों को जला देते हैं। और ये आलोचना सैकड़ों साल से होती रही ना कि ये कौन सा इन लोगों का माइंडसेट है कि अपने ही घर के लोगों को जला दिया जाता है, मरने के बाद जला। इस कोरोना काल में पूरी दुनिया को समझ में आया भाई कि हमारी संस्कृति यह है ना कि जला दिया जाता है। क्यों जला दिया जाता है, पूरी दुनिया को ये समझ में आया। औरतें बेटा बिंदी लगाती हैं, आप देखते होंगे कि औरतें बिंदी लगाती हैं और पुरुष जो है तिलक करते हैं। अब ये बिंदी या तिलक बिल्कुल दोनों आंखों के बीच में ही क्यों, दूसरी जगह भी हो सकता था। औरतें बिंदी लगाती हैं तो दोनों आंखों के बीच में, पुरुष अगर तिलक लगाता है तो वो भी यहां से शुरू करता है और ऐसे। योग विज्ञान अभी मैंने लिखा ही हुआ है। पूरा जो अपना नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम को सक्रिय, योगा भी देखते होंगे तो योगा भी यहां पे ऐसे उंगली रख करके और नाक को ऐसे करके, तो यहीं पे ये नर्वस सिस्टम का क्या है, नर्वस सिस्टम को अगर यहां पे किसी दोनों आंखों के बीच में प्रेस करते हैं, किसी बहाने प्रेस करते हैं तो पूरे नर्वस सिस्टम को सक्रिय करता है। अब हमारे यहां पे भाई महिलाएं बिंदी लगाती हैं, पुरुष तिलक लगाते हैं। हजारों साल की परंपरा है, हजारों साल की संस्कृति है, परंतु उस संस्कृति में क्या छुपा है, उस संस्कृति में जो है विज्ञान छुपा हुआ है। उसी चीज को हम लोगों को प्रत्यक्ष रूप से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना है। अब संस्कृति में विज्ञान छुपा हुआ है, इसीलिए ये क्या है, इसीलिए कला और संस्कृति का हिस्सा है। तो आपको लगेगा ना विज्ञान और प्रौद्योगिकी सर हम कला और संस्कृति में क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमारे यहां पे विज्ञान जो है हमारी संस्कृति से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। आइए भाई एक एक करके जो है देखा जाए। तो पाषाण प्रौद्योगिकी देखते हैं कि क्या था। प्राचीन काल में पाषाण प्रौद्योगिकी, पाषाण प्रौद्योगिकी जो रहता है स्टोन टेक्नोलॉजी है। पूरे दुनिया में क्या थे, पूरे दुनिया में आदि मानव थे, दे वेर द प्रोटो ह्यूमंस। और आदि मानव जाहिल था, गंवार था, परंतु हमारे देश का जो आदि मानव था वो जाहिल गंवार नहीं था बेटा। एक नहीं 100 प्रमाण बता सकता हूं, 100 प्रमाण दिखाया भी हूं। हमारे देश का, पूरे दुनिया का आदि मानव क्या था, पूरे दुनिया का आदि मानव जो है जाहिल था, गंवार था। हमारे यहां का जो आदि मानव भी था वो स्मार्ट था। तो पाषाण कालिक, पाषाण कालिक आदि मानव का जीवन, आदि मानव का जीवन प्रस्तर उपकरणों के साथ, प्रस्तर उपकरणों के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ था। In the Stone Age, the livelihood practices or the lifestyle of the proto-humans, it was integratedly associated with the stone tools। और इस तरीके से वो क्या करते थे,
लवा लवाई तकनीक से, लवा लवाई तकनीक से प्रस्तर उपकरण बनाते थे, उपकरण बनाते थे। अब ये लवा लवाई तकनीक मैंने पाषाण काल में आप लोग को बताया था। मैंने कहा था कि ये नदियों के किनारे रहते थे। नदियों के किनारे जो है गोल मटोल चिकना सा पत्थर होता था। इस गोल मटोल चिकने से पत्थर को ये पेबुल कहते थे। मतलब इसको पेबुल ये नहीं कहते थे, इसे आर्कियोलॉजी की भाषा में पेबुल कहा जाता है। दूसरे पत्थर से ये क्या करते थे, इस पे प्रहार करते थे। प्रहार करने के साथ उस पत्थर से छोटे छोटे टुकड़े निकलते थे और छोटे छोटे टुकड़े निकलने के बाद ऐसी दांतेदार, बड़ा वाला पत्थर, ये वाला पत्थर वैसा दांतेदार हो गया है। यहां पे ये देख रहे हैं कि ये कई सारे उसके धार बन गए हैं, कई सारे धार बने हैं। जैसा उपयोग है उस हिसाब का वो पत्थर का औजार बना रहे हैं। तो इसे क्या कहते थे, इसे कोर उपकरण कहते थे। जो छोटा वाला छिलका निकलता, छोटा छोटा पत्थर जो निकलता था, उस छोटे छोटे पत्थर को ये फ्लेक्स कहते थे। उसे जो है फलक उपकरण कहते थे। पत्थर के औजारों को ज्यादा धार देने के लिए उसे फ्रिक्शन करते थे। फ्रिक्शन मतलब एक के ऊपर एक रगड़ते थे। रगड़ने से क्या होता था, और ज्यादा धारदार बनता था। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द स्टोन टेक्नोलॉजी ऑफ द स्टोन एज। आदि मानव क्या है भाई, आदि मानव स्मार्ट था, प्रस्तर प्रौद्योगिकी चल रही थी भाई। मध्य पाषाण काल में वो सूक्ष्म पाषाण उपकरण बनाता है, 1 से 4 सेंटीमीटर का बनाता है। नव पाषाण काल में वो पालिशदार उपकरण बनाता है। पाषाण प्रौद्योगिकी। अगले की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। तो अगला क्या है, तो अगला जो है धातु शोधन तकनीक है। धातु शोधन तकनीक है। इसे मेटलर्जिकल साइंस कहते हैं। आईआईटी में देखेंगे आप, मेटलर्जी डिपार्टमेंट होता है। धातु शोधन तकनीक में विज्ञान क्या है भाई, तो सर्वप्रथम ताम्र पाषाण काल में तांबे धातु के साथ लोग परिचित हुए। तो पहला धातु इन्होंने जाना वो क्या था, वो तांबा था। तांबे में टिन मिलाकर, तांबे में टिन मिलाकर क्या बनाते थे, कांसा बनाते थे। इसे धातु शोधन कहते हैं। दो धातुओं को मिलाकर के ये क्या करते थे, दो धातुओं को मिलाकर के एक एमलगम या मिश्र धातु उसे कहा जाएगा, मिश्र धातु का निर्माण करते थे। बेटा आपस में बातचीत करना बंद कर दीजिए। थोड़ा वाहवाही कर दिया आप लोगों का तो आप लोग एकदम से अपना, जो मैं कहता हूं ना, मिले सुर मेरा तुम्हारा, ये नहीं करना है, क्लास है। और पढ़ने पे ध्यान दीजिए। न जाने कैसा आईडी वाईडी आप लोग मांग रहे हैं, तो आप बेटा मेरी तरफ ध्यान दें, वो ज्यादा बेहतर होगा।
इसके कि आप आपस में बातचीत करें। आपस में बातचीत करने से कुछ आप लोग को मिलना नहीं है, जो चल रहा है वो भी आपका वो होगा। तो हाँ, इसी को भी बेटा कहते हैं ना कि व्यक्तित्व में गहराई लाना है, समझ रहे हैं। हाँ, बड़ाई हो गया तो गंभीर बनिए, नहीं तो बैच कोऑर्डिनेटर महोदय को सक्रिय करना होगा, और वो सक्रिय होंगे तो आप जानते ही हैं क्या करेंगे। इधर ध्यान जो है यहां पे रहे। तो समथिंग इज व्हाट, दिस इज द मेटलर्जिकल साइंस, एंड इन द मेटलर्जिकल साइंस दे आर मेकिंग द, कोऑर्डिनेटर महोदय भाई सक्रिय हो चुके हैं तो सावधान हो जाइए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है भाई, इस तरीके से जो है मिश्र धातु का निर्माण ये लोग कर रहे हैं, तांबा और टिन मिलाकर के कांसा। और जैसा कि आप लोगों ने देखा था, मोहनजोदड़ो से कौन सी मूर्ति है, मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति है, नर्तकी की मूर्ति है। इसी प्रकार नटराज की मूर्ति मिलती है, नटराज की मूर्ति चोल काल में मिलता है। तो ये धातु शोधन तकनीक का इनका उदाहरण है, और धातु शोधन तकनीक के साथ साथ ये क्या करते हैं, विभिन्न सारे उपकरणों का निर्माण, उपकरणों का निर्माण कर रहे हैं। आगे चल करके वैदिक काल में क्या करते हैं, तो वैदिक काल में जो है लौह धातु का शोधन करते हैं, और लौह धातु के शोधन के साथ आप देख रहे हैं कैसे उपकरण बन रहे हैं। तो पहला जो है कृषि आधारित उपकरण बन रहे हैं, और दूसरा जो है रक्षा क्षेत्र के उपकरण बन रहे हैं, रक्षा क्षेत्र के उपकरण बन रहे हैं। नोट कर लीजिए आप लोग, मैं थोड़ी देर के लिए बोर्ड से हट जा रहा हूं। चलिए बच्चों, तो ये क्या है, ये जो है धातु शोधन तकनीक है। एक तरीके से क्या है, एक तरीके से आप लोगों का रिवीजन ही हो रहा है। धातु शोधन तकनीक में आप क्या देख रहे हैं, एक तरीके से आप लोगों का रिवीजन ही हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे कौन सा है, अभियांत्रिकी कौशल है। अगला कौन सा मुद्दा आता है, अभियांत्रिकी कौशल है। अभियांत्रिकी कौशल को क्या कहेंगे, अभियांत्रिकी कौशल को सिविल इंजीनियरिंग बोलेंगे। सिविल इंजीनियरिंग जो है बोला जाएगा। अब भाई अगर कहानी आप लोग को याद आ रहा है, कौन सा डाउट है वसीम, बताओ बेटा, जो है क्या डाउट है। अगर कहानी आपको याद आ रहा है तो मेगास्थनीज ने किसके बारे में चर्चा किया था, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर विन्यास के बारे में चर्चा किया था। पाटलिपुत्र नगर के 700 सालों के बाद कौन आया था, पाटलिपुत्र नगर के 700 सालों के बाद फाहियान आया था। और जो भाई मैंने तो पूरी कहानी आप लोग को सुनाई थी, और ज्यादा दिन हुआ नहीं, अभी 10-12 दिन पहले ही।
कि मौर्य सम्राट को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। जो सिविल इंजीनियरिंग था भाई, उसका पैमाना दूर दूर तक नहीं। अभियांत्रिकी कौशल में पाटलिपुत्र की जो नगर योजना, उसकी तुलना आज की स्मार्ट सिटी मिशन से किया जाता है। अभियांत्रिकी कौशल का उदाहरण क्या है भाई? तो सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना। अगला जो है पाटलिपुत्र का नगर विन्यास इत्यादि। ये सिविल इंजीनियरिंग का जो है उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। अब ये सब देखिए फिर से समझाने की जरूरत नहीं है, ये सब हो चुका है। नगर योजना में आपने देखा था ना, नगर चारों तरफ ऊंची चारदीवारी से घिरे हुए थे, सड़क एक दूसरे को ग्रिड पैटर्न पे विभाजित करते थे, जो मुख्य भवन थे वो सड़क के दोनों किनारे होते थे, परंतु उनका मुख्य जो प्रवेश द्वार था वो मुख्य मार्ग पर न होकर के पीछे था। दुनिया में सबसे पहले जल निकासी हमारे यहाँ पे शुरू किया गया। दुनिया में सबसे पहले वाटर रिजर्वायर सिस्टम का जो है साक्ष्य हमारे यहाँ पे मिलता है। पाटलिपुत्र का नगर विन्यास वो सारा मैंने बताया था, गंगा सोन नदी के संगम पर था। नगर जो है ऊंची चारदीवारी से घिरा था, उसके आगे खाई था, लकड़ी के पुल से बाहर जाना था, वगैरह वगैरह। आगे अब बढ़ते हैं भाई। अभियांत्रिकी कौशल के पश्चात आते हैं रसायन विज्ञान पर। केमिकल साइंस में क्या प्रोग्रेस था? केमिकल साइंस में विविध रंगों का निर्माण, अगला जो है मौर्यकालीन गुहा स्थापत्य के छतों पर जो पॉलिश किया गया है, वो पॉलिश भी केमिकल का वो है। अगला जो है चंद्र का मेहरौली अभिलेख जो है, चंद्र का मेहरौली अभिलेख। चंद्र का मेहरौली अभिलेख यही कुतुब मीनार वाले कैंपस में ही है। 1700 साल हो गए हैं, जंग नहीं लगा है। 1700 सालों में खुले में लोहा है। उस पे कौन सा केमिकल लगाया गया है आज भी वैज्ञानिकों के लिए अबूझ पहेली है। अगर उस केमिकल के बारे में पता चल जाए तो हमारे यहां पे जो पुल बनते हैं, पुल भी तो लोहे का ही बनता है भाई ना। हमारे यहां पे जो पुल हैं और भी लोहे से बनने वाले जो बहुत सामान है, उसकी मियाद को, मतलब उसकी लाइफ को, उसके एज को बढ़ाया जा सकता है कि जंग ही ना लगे। लोहा तो भाई तभी खराब होता है जब जंग लगता है। ये भी उस काल में उनकी क्या थी भाई, रसायन विज्ञान में एक उन्नति थी। आगे बढ़ते हैं चिकित्सा विज्ञान पर। चिकित्सा विज्ञान पर प्राचीन भारत के प्रमुख चिकित्सक कौन थे भाई? प्रमुख चिकित्सक जीवक हैं, सुश्रुत हैं, जीवक हैं, सुश्रुत हैं। देन आफ्टर उनका क्या नाम रहता है? चरक हैं।
और धन्वंतरी हैं। जीवक जो रहते हैं वो किसके समय में रहते हैं? जीवक जो रहते हैं हर्यक वंश के शासक बिंबिसार के राजवैद्य रहते हैं। बिंबिसार के राजवैद्य रहते हैं। उस जमाने में मैंने बताया था कि इनकी जो राजवैद्य भाई ना रॉयल फिजिशियन है। उस जमाने में जो उनकी फीस थी वो 600 करसापण था। करसापण क्या है भाई? करसापण चांदी का सिक्का है। एक चांदी का सिक्का आज 1800 में मिलता है। 800 भागे भी 600 कीजिएगा तो उनकी फीस कितनी थी? लाखों में। मतलब एक बार देखने का वो लाखों में लेते थे। और ले भी क्यों नहीं भाई, कोई एरू गैरू तो थे नहीं, राजवैद्य थे। उसी समय आपने देखा था कि अवंती के शासक चंड प्रद्योत को पिलिया होता है। वो बिंबिसार से अनुरोध करते हैं। बिंबिसार जीवक को भेजते हैं। जीवक के औषधि से चंड प्रद्योत जो है वो चंगे हो जाते हैं। सुश्रुत ने कौन सी ग्रंथ लिखा था? सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखा। सुश्रुत संहिता लिखा। ये क्या है? शल्य चिकित्सा पर, शल्य चिकित्सा के प्रकांड विद्वान थे। चरक का कौन सा ग्रंथ है भाई? तो चरक का जो है चरक संहिता है। चरक संहिता ग्रंथ जो है विभिन्न रोगों की औषधियों पर संग्रह है। अगर आप लोगों में कोई एमबीबीएस है, आपके घर में कोई एमबीबीएस कर रहा है, तो आज भी मतलब हजारों साल बेटा बीत गया, आज भी हजारों साल बाद एमबीबीएस के पहले ईयर में चरक संहिता और सुश्रुत संहिता प्राचीन काल में कैसे वो करते थे। आंख में मोतियाबिंद हो जाए उसके इलाज के बारे में है। पेट में पथरी हो गया उसका ऑपरेशन कैसे करना है, उस जमाने में सुश्रुत ने बताया है। दांत टूट गया, दांत लगाना है, आर्टिफिशियल दांत लगाना है। टाका, घायल होने पर जो युद्ध में सैनिक जो होते थे टाका लगाने की विधि सब सुश्रुत संहिता में दिया है। चरक संहिता में उस जमाने में कोढ़ का इलाज था, उस जमाने में दमा जैसा जो बीमारी थी उसका इलाज था। तो इस तरीके से क्या है भाई, इस तरीके से वो अंग्रेज आए थे भाई ना व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी का पाठ पढ़ाने। व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी का पाठ पढ़ाने आए जब वो सभ्यता की अभी अंगड़ाई ले रहे थे। अब हमारे यहां पे ज्ञान विज्ञान इतना आगे है कि वो ऑपरेशन और विभिन्न बीमारियों का सुनियोजित इलाज बता रहे हैं। आज भी घर में दादी के नुस्खे जो कहे जाते हैं ना, ठंड लग गया तो अजवाइन खा लीजिए, ठंड लगा तो चाय में अदरक और काली मिर्च डाल करके जो है उसका चाय पी लीजिए, चोट लग गया तो मदार एक गांव में मिलता है, मदार का जो दूध होता है उसको लगा लीजिए, दांत दर्द कर रहा है तो लौंग जो है खा लीजिए। हम लोग का जीवन ही पूरा विज्ञान ही था।
भारतीय मसालों की पूरे दुनिया में धूम रहती है ना। मसाला कहने के लिए, चूंकि खाना में हम लोग खाते हैं इसलिए उसको मसाला कहते हैं, और हमें देख करके दुनिया उसे मसाले के रूप में खाने लगी। वो मसाले नहीं है, वो औषधियां हैं। जैसे दवाई खाते हैं ना, डायबिटीज का मरीज है, बीपी का मरीज, ये सब मसाले नहीं। इस किसी भी इस मुगालते में रहिएगा कि ये मसाले, ये सब दवाएं थी। आज बेटा क्या है, आज रोग हो जाता है तो फिर उसका इलाज करवाने के लिए आदमी जाता है ना। कई बार कहता हूं भाई ना कि भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। धन्य थे भाई ये लोग, हमारे पुरखे थे। आज बेटा रोग होता है तो इसका इलाज करवाने हम लोग जाते हैं। फिर से मैं कहा ना कि एक कोरोना जो है, अब बहुत ज्यादा, 2020 के पहले हम लोग क्लास लेते थे ना, लाख चिल्लाने के बाद भी समझा नहीं पाते थे। एक कोरोना कुछ महीनों में अब समझाने में क्या है, बड़ा सहूलियत हो जाता है। कोरोना में देख रहे थे ना, काढ़ा पीजिए, काढ़ा पीजिए, इम्यून सिस्टम को डेवलप कीजिए। ये सारे जो मसाले हैं ये औषधियां थी। आयुर्वेद का नाम सुने ना, आयुर्वेद में यही सब काढ़े और ये सब दिए जाते हैं। ये सब बेटा औषधियां था। इस शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है इतनी सही रहे कि छोटा मोटा कोई इंफेक्शन हो भी, आप भी, आपके भी घर में होंगे कि दादाजी, सुने होंगे कि दादाजी बूढ़े हो गए, उनका दांत नहीं टूटा था। आपके भी घर में लोग होंगे जो सुने होंगे कि आज तो सुबह मैगी पास्ता खाते हैं। इतना मैंने कई बार आपसे कहा बेटा ना कि मैं कला संस्कृति पढ़ाता नहीं हूं। मैं कला संस्कृति आपको, आप मेरे साथ 18 क्लास रहेंगे, 3 सप्ताह मेरे साथ रहेंगे, तो कला संस्कृति पढ़ाता नहीं हूं। कला संस्कृति को एहसास कराता हूं कि कला और संस्कृति क्या है। तो ये इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए क्या था, ये सारे मसाले। आज भी गैस बनता है, वो कौन गैसो फास्ट पीते हैं ना, जीरा खाने में रोज पड़ता है। अभी लौंग की विशेषता बता, हर मसाले का अपना औषधि गुण है। और जब यही व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी वाले, यूरोप में रोमन सभ्यता थी, रोम की सभ्यता, जब उनको इसके गुणों के बारे में पता चला तो वो भारतीय मसालों को, खास करके काली मिर्च को, यवन प्रिय, उनको लत लग गई थी। रोम साम्राज्य बेटा ने ये, आज ही मैं कह दूं ना मसाले के बदले में कोई सोना दे, तो पागल ही कहेंगे ना कि मसाले के बदले में सोना दे रहा है, पागल कहेंगे। और हम नहीं कह रहे हैं बेटा, वो प्लिनी कह रहा है, जो यूनान का इतिहासकार है। प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरी का ग्रंथ में वो कहता है, और वो यूनान का सोना नहीं कहता, वो कहता दुनिया का सोना चाहे जहां भी हो, अंततः आकर के भारत में दफन होता है। मसालों की वो दीवानगी थी उनके यहां पे भाई, कि मसालों के बदले में सोना दे रहे हैं। इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है मेडिकल साइंस हमारा जो था, आयुर्वेद जो है वो भारत का अपना है। एलोपैथ के 1000 भाई वो हैं, उसे क्या कहते हैं, एलर्जिकल इंपैक्ट हैं या साइड इफेक्ट जो कहते हैं। आयुर्वेद का कभी आपने सुना है कि आयुर्वेद का भी साइड इफेक्ट है? आज फिर से वो लोग ग्रीन टी पी रहे हैं ना। ग्रीन टी क्या है भाई, एक तरीके से आयुर्वेद है, नेचुरल एक्सट्रैक्ट जो है दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के क्या है कि हम लोग क्या, अच्छा आप 3 सप्ताह बेटा कला संस्कृति मेरे साथ पढ़ें, थोड़ा सा
जग जाइएगा तो जीवन बन जाएगा। तो आईएसपीसीएस, तो मैंने कहा ना, आईएसपीसीएस मोह माया है। पहले जिंदगी की जंग जीतना है, पहले जिंदगी को जीना सीखना है। वो पश्चिमी संस्कृति वाले खिला रहे हैं, बर्गर है, पिज्जा है, और न जाने क्या, मैंने मैगी पास्ता कुछ बोला ना। अब घर के बच्चों को भी मैगी पास्ता ही चाहिए। और दादाजी से कहता हूं ना कि दादा दादी के पास भी कुछ घंटा बिता दिया कीजिए, दादा दादी का पैर दबाने बैठिए। दादा दादी का पैर दबाना तो बेटा सौभाग्य की बात है। अपने घर के बड़े बुजुर्गों का पैर दबाना नहीं, पढ़ने में मन किया, गए जो है आधा घंटा वहीं पे बैठे और उनसे ये सब पूछिए कि आपके जमाने में क्या होता था। हर घर की परंपरा थी, चना भिगाया जाता था, गुड़ दिया जाता था। गुड़ भी बेटा ना, अंग्रेज आए तो चीनी उसका बना दिए। गुड़ भी एक औषधि है। गुड़ और खांडसारी उद्योग जो भारत, गुड़ भी एक औषधि है। गले में खराश है, रात में सोते समय गुड़ खा करके, देसी गुड़ जो है खा करके सो जाइए, सुबह देखिए गला साफ रहेगा। पेट के, तो कहने का अर्थ क्या है कि हमारे जीवन शैली में रोम रोम में क्या था, रोम रोम में विज्ञान बसा हुआ था। हमारे संस्कृति में होली आएगा ना, होली है, घर की सफाई हो रही है। दिवाली है, घर की सफाई नहीं, आसपास के पूरे बस्तियों की सफाई हो रही है। आज सुनते हैं ना कि फला शहर में डेंगू है, डेंगू की बीमारी है। प्राचीन काल से ही हमारे यहां पे स्वच्छता, अरे भाई क्या मतलब कहा जाए ना, पढ़ाते पढ़ाते जैसे लग रहा है ना कि रोम रोम जो है। बेटा किसी दूसरे देश की कहानी नहीं सुना रहा हूं, अपने देश की कहानी सुना रहा हूं, अपने पुरखों की कहानी सुना रहा हूं। और ये सब जो कहानी सुना रहा हूं, ये सब हाल फिलहाल तक ये हमारे यहां पे संस्कृति में जिंदा था। 25-30 साल पहले तक हर घर में चना भिंगाया जाता था, चना और गुड़ का लोग नाश्ता करते थे। आप वो जनरेशन हैं, भारतीय कला संस्कृति का जो पराभव होगा ना, ये वही वाली जनरेशन है। इनके समय में सब खत्म हो रहा है। हर घर के सामने नीम का पेड़, आपके भी घर के सामने नीम का पेड़ होगा। सुबह सुबह घर की क्या परंपरा है, सुबह सुबह एक झाड़ू होता है, दुआर जो है झाड़े झाड़े, जो भी नीम की पत्ती है उसे एक जगह पे इकट्ठा किए, 1-2 दिन के बाद पत्ती सूख गया, उसको जला दिए। क्यों हर घर के सामने नीम लगाया जाता है भाई? नीम की पत्ती आप जला दीजिए, उसके धुएं से जो मच्छर हैं, जो छोटे छोटे कीट पतंग है, वो मर जाएंगे उसके धुएं से। नीम के पेड़ से अगर हवा चलेगी, उसकी हवा स्पर्श कर रहा है आपको, तो उसके हवा मात्र से कोई भी बैक्टीरियल चीजें जो है वो इतना कड़वा होता है भाई, नहीं इतना उसमें औषधि गुण है कि हर घर के सामने नीम लगता है। अगर गांव से है तो आप देख रहे होंगे। ये बेटा परंपरा कहां पे है? ये परंपरा हमारे देश से शुरू। ये पढ़ाई बेटा नहीं है। अगर इतनी ज्ञान की चीजें आपको पढ़ाई के बहाने मिल जा रही हैं तो धन्य है। मैं कहता हूं ना, आईएएस की तैयारी करना ही अपने आप में एक सौभाग्य है, किसी जन्म का पुण्य प्रताप है। आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। निकलेगा नहीं निकलेगा बेटा, उसको भूल जाइए। जो मैं कह रहा हूं ना कि निकलेगा नहीं निकलेगा, उसको भूल जाइए। जो मैं आपसे कह रहा हूं ना, आप अपनी सोच को बदलिए। एक किताब शायद मैंने इसी बैच में कहा था, अगर मौका हो तो 2-3 दिन लगेगा, पढ़ लीजिएगा। हिंदी में भी तो शायद अब आ रही है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, मैंने बताया था, जोसेफ मर्फी की बुक है। सोच बदलो जिंदगी बदलो, ब्रायन ट्रेसी की किताब। सारी शुरुआत आपके सोच से होता है। आईएएस निकले या ना निकले भाई, वो तो बहुत दूर की बात है।
इस सिलेबस के बहाने अगर आप आईएएस की तैयारी नहीं करते, एमबीए किए रहते, एमसीए किए रहते, बीटेक किए रहते, क्या आप अपने पुरखों को जानने का आपको आज मौका मिलता? कहीं से नहीं मिलता। मैं कह रहा हूं कि 2 साल आप तैयारी कर लिए, भाड़ में गया, निकला या नहीं निकला, लेकिन इसी तैयारी के बहाने आप कितनी देश दुनिया के बारे में आप जान गए, जागरूकता आपके अंदर आ गया। यही तो उपलब्धि है भाई ना। निकला तब तो आपने तीर मार लिया, नहीं निकला तब भी खोने के लिए कुछ नहीं है। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बेटा हिंदी में आता है अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति। ये वर्ल्ड की बेस्ट सेलिंग बुक है, कोई ऐसा वैसा किताब मत समझिएगा, जोजेफ मर्फी की है। जोजेफ मर्फी की द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है। अब ये हिंदी में भी आता है अवचेतन मन की। 2 दिन 3 दिन पढ़ लीजिए, आपको सोच से क्या परिवर्तन आते हैं ये समझ में आ जाएगा। सोच बदलो जिंदगी बदलो, ब्रायन ट्रेसी की किताब है। चलिए बच्चों, तो चिकित्सा विज्ञान भी क्या रहता है, वो अपने चरम पे रहता है। इसी तरीके से धन्वंतरी भी जो है प्राचीन भारत की जड़ी बूटियों और उनके औषधीय गुणों को बारे में बताएं। और मैंने कहा ना कि अभी हाल फिलहाल तक हम लोगों के गांव में ये सारी परंपरा, पहले बचपन में साइकिल चलाते समय पैर फूट गया, गिर गए, मान लीजिए पैर फूट गया, इतना थोड़ी गांव एडवांस हुआ था कि आपको ले जा रहे हैं एमबीबीएस डॉक्टर से दिखाने। मदार की पत्ती तोड़ करके लाए, अब वो बरगद का कौन कौन सा आप तो भूल रहा है भाई ना, हम लोग भी दिल्ली में रहते रहते अब वो लाए, कोई एक ठो कपड़ा होता था उसी कपड़े से बांध करके, या हल्दी और वो होता था प्याज का, वो पीस करके और उसको लगाते थे, सब सही, कोई दवा की जरूरत नहीं। पहले बेटा गांव में आप अपने दादी दादा से पूछिए भाई ना, मैं कहता तो हूं कि कुछ पल उनके साथ भी गुजारिए, वो भी तैयारी ही है। दादी दादाजी से पूछिए कि क्या पहले जो है किसी को गांव में कैंसर होता था, पहले किसी को गांव में, अरे कैंसर तो भाड़ में गया भाई, पूछिएगा बीपी का नाम सुने थे क्या, ब्लड प्रेशर का नाम सुने थे, डायबिटीज का नाम सुने थे? आज गांव में देखिए बेटा, घर घर की कहानी है, सबके घर में बीपी के मरीज हैं, सबके घर में डायबिटीज के मरीज हैं। पहले के जमाने में किसी को नहीं हुआ, आज घर घर में है। क्यों घर घर में है? क्योंकि नशा तो चढ़ा है पश्चिमी संस्कृति का। खाएंगे सुबह ब्रेड और दूध, खाएंगे सुबह अंडा ब्रेड, खाएंगे सुबह पिज्जा में, और ये बदल बदल के रोज बनता है। हर घर की बात कर रहा हूं, ये बदल बदल के रोज बनता है। वो चना गुड़ मूंग जो है वो बाढ़ में गया, भाड़ में गया, तो हर घर में जो है यूनिक यूनिक तरीके के रोग भी आ रहे हैं। तो दिस वॉज द समथिंग द ब्यूटी ऑफ आवर मेडिकल साइंस। हमारा चिकित्सा विज्ञान में वो दवा ववा नहीं बताते थे, टैबलेट खाओ कैप्सूल खाओ। घर के अगल बगल की, मुंह में छाले हैं, तुलसी की पत्ती खाओ सही है, नीम की पत्ती खाओ सही है। यही हमारा चिकित्सा, घरेलू आसपास के अपने परिवेश की चीजों के औषधीय गुणों को पहचानना। आइए भाई अब आगे बढ़ते हैं। चिकित्सा विज्ञान हो गया, कहां पे आते हैं, खगोल विज्ञान पे आते हैं। खगोल विज्ञान, खगोल विज्ञान में पहले ही मैंने बताया था कौन थे, आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट ने 23 वर्ष की उम्र में कौन सी किताब लिखी,
आर्यभट्टियम ग्रंथ लिखा। अब बच्चों अपने देश की कला संस्कृति का एक और वानगी है भाई, अपने देश की बड़ाई करने में क्या वो प्रमाण के आधार पे बता रहा हूं क्या? मुंगेरी लाल के तो सपने तो बता नहीं रहा हूं। यूरोप में क्या हुआ? यूरोप में जो है, यूरोप में पुनर्जागरण हुआ। पुनर्जागरण हुआ। पुनर्जागरण ये मध्यकाल की बात है, मध्यकाल की बात है। पुनर्जागरण में क्या था? पुनर्जागरण में तर्क और विज्ञान था। जब तर्क और विज्ञान की धारा चली तो वहां पे कौन आए? वहां पे कोपरनिकस आए, वहां पे गैलीली आए। अब आज की तरह जो है पूरा विश्व गांव तो था नहीं, ग्लोबलाइजेशन तो था नहीं। ग्लोबलाइजेशन नहीं था भाई। पहले क्या होता था? पहले अपने ही घर के लोग शहर में रहते थे, चिट्ठी भेजा जाता था और वो भी चिट्ठी 15 दिन में पहुंचता था। 7 समंदर पार कौन सा ग्लोबलाइजेशन है, कौन सी चिट्ठी जा रही है? तो इस जनाब ने जो है, कोपरनिकस ने एक खोज किया, और खोज क्या था? हेलियोसेंट्रिक थ्योरी थी। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी मतलब जो ग्रह नक्षत्र तारे हैं वो सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं। इसके पहले, पुनर्जागरण के पहले इनके यहां पे क्या था? पुनर्जागरण के पहले यूरोप में अंधकार युग था। अंधकार युग था। अंधकार युग कब से कब तक था? तो 500 से 1000 ईस्वी तक था। इस अंधकार युग में तर्क विज्ञान का वर्चस्व नहीं था। इस अंधकार युग में धर्म मतलब कि ईसाई धर्म का वर्चस्व था। धर्म का वर्चस्व था। अब धर्म का वर्चस्व है तो धर्म के मुखिया कौन है? तो धर्म के मुखिया पोप हैं। पोप का वर्चस्व था। यूरोप का ज्ञान क्या कहता था? इसका वर्चस्व है भाई, पोप का वर्चस्व है। यूरोप का ज्ञान मतलब पोप कहते थे इस पृथ्वी पे मैं हूं मतलब कौन है? इस पृथ्वी पे ईसाई धर्म का मुखिया मैं पोप हूं। इसलिए सारे ग्रह नक्षत्र तारे पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। नाम ही क्या है भाई? अंधकार युग, डार्क एज में थे। पूरा यूरोप यही मानता था कि हम लोग इतने विशेष हैं, मानव प्राणी इतना विशेष है, पोप इतने विशेष हैं कि ग्रह नक्षत्र तारा जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है। कोपरनिकस ने कहा कि नहीं भाई, ग्रह नक्षत्र तारे सूर्य का चक्कर लगाते हैं। मचा है तौबा। मचा है तौबा मतलब कि ये तो पूरा पोप को लगा कि ये तो सारा जो महानता है वो महानता ही खत्म कर देगा। 16वीं शताब्दी की घटना है। आर्यभट्ट किस शताब्दी में है? चौथी शताब्दी में है बेटा। मतलब 1200 साल पहले की भारत में बात है। मैं कहा ना, चिट्ठी ना कोई संदेश, वो जमाना ग्लोबलाइजेशन का तो था नहीं। अब गैलीली जो है वो दूरबीन का आविष्कार किए। दूरबीन का आविष्कार करके कहे कि नहीं भाई, एकदम बिल्कुल सटीक इन्होंने फरमाया है कि सूर्य की परिक्रमा सब लगा रहे हैं। पोप कहे कि तुमको ज्यादा दिखाई दे रहा है, कहे कि तुमको दूरबीन में ज्यादा, उसको अंधा करवा दिया। सत्य जो कहा जाता है, सत्यम किम प्रमाणम, सत्य को कौन छुपा सकता है भाई? सिद्ध हुआ कि नहीं जो है ये सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं। फिर तर्क और विज्ञान का दौर था, पुनर्जागरण ना। अब महान देश में महान खोज हुआ, इसका ढिढोरा पीटा जाने लगा कि हमने खोज लिया कि
सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं। बात फैलते फैलते भारत तक आई। भारत को पता चला तो भारत ने कहा कि प्रभु, भारत ने कहा कि प्रभु, कोई महान खोज आपने नहीं किया है। आपसे हजार साल से भी पहले हमारे यहां पे आर्यभट्ट ने यह खोज कर दिया था। अब फिर वही बात है भाई, नहीं, सत्यम किम प्रमाणम। तो सत्यम किम प्रमाणम में इनको जो है उसका साक्ष्य ब्राह्मी लिपि उस समय प्रचलित थी भाई ना। तो ब्राह्मी लिपि में आर्यभट्टियम इनको दिखाया गया कि भाई देखिए यहां पर जो है। और हर काल की ब्राह्मी, मैंने एक बार शायद इसी बैच में बताया था क्या, मौर्य काल में बेटा देखिए ब्राह्मी, मौर्य काल में क ऐसे लिखा जाता था। मौर्योत्तर काल में क्या हुआ, मौर्योत्तर काल में ये कर्सिव हुआ, ऐसे हुआ। और ये दिस इज द हिस्ट्री ऑफ पैलियोग्राफी इसे कहते हैं। पैलियोग्राफी को हिंदी में क्या कहेंगे, लिपि विज्ञान कहते हैं। ये लिपि विज्ञान, आप भी बचपन में ए लिखे होंगे या क लिखे होंगे तो सिखाया गया होगा, एक तो लाइन खींचिए, गोला बनाइए, ऐसे कीजिए, तो आप बड़ा साफ सुथरा लिखे होंगे। अब क लिखते हैं तो इतना साफ सुथरा नहीं, अब ऐसे करके उर्दू फारसी कर देते हैं। ये लिपि विज्ञान की सच्चाई है कि जैसे जैसे लिपि मैच्योर होती है वो कर्सिव होता जाता है, घुमावदार होता जाता है। अब गुप्त काल में क्या हुआ, गुप्त काल में ये और कर्सिव हुआ। अब जाकर के यही पूर्व मध्य काल में देवनागरी लिपि हो गया और कर्सिव होकर के ये क हो गया। तो ब्राह्मी से ही देवनागरी लिपि का विकास। तो आर्यभट्टियम ग्रंथ में गुप्तकालीन ब्राह्मी, अब उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है भाई कि ये गुप्तकालीन ब्राह्मी में लिखा गया है। मैटर सॉल्व, सिद्ध हो गया कि भाई भारत में ही हजारों साल पहले ये बता दिए थे। बेटा वो समझ थी हमारे संस्कृति में। अरे ग्रहों के नाम पे हमारे यहां पे सप्ताह के नाम रखे गए हैं, हम मंडे संडे वाले नहीं हैं। हम रविवार, रवि मतलब भगवान सूर्य, सोमवार मंगलवार मंगल ग्रह, बुधवार बुध ग्रह, बृहस्पतिवार बृहस्पति ग्रह, शुक्रवार शुक्र ग्रह, शनिवार शनि ग्रह। हमारे यहां पे तो ये संस्कृति का ही हिस्सा था। तो चलिए भाई, ये क्या है, ये खगोल विज्ञान है। दिमाग उमाग खोल करके बेटा सुन रहे हैं, मजा आ रहा है कि किस देश में पैदा हुए हैं, कुछ एहसास हो रहा है कि जो कहते हैं ना मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है, कोशिश उसकी हर बार बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये जो आत्मविश्वास है, मैं कह रहा हूं ना, आज आप क्या हैं भाई, आज आप एक कली हैं, 20-22 साल के आप बच्चे हैं। कल आप इस देश के वट वृक्ष बनेंगे, इस देश के कर्णधार बनेंगे। आप ही में से कोई आईएएस बनेगा, आप ही में से आपकी उम्र के जो जो जिस क्षेत्र में है वो उस क्षेत्र में, अरे कुछ तो जरूर निकलेंगे भाई, ऐसा थोड़ी है। जो अपने क्षेत्र में निकल गया उसके मन, उसके रगों में विश्वास क्या देता है, यही भारत की संस्कृति उसको विश्वास देता है। तब जाकर के इसरो जैसा संगठन 50 साल के अंदर उन्हीं यूरोपियों, उन्हीं अमेरिकियों की आंखों में आंखें डाल करके अपने ज्ञान विज्ञान के परचम का प्रमाण देता है। आइए बच्चों, आगे देखा जाए, कुछ छूटा तो नहीं। अभी योग विज्ञान और गणित विज्ञान है ना, पाषाण हो गया, धातु शोधन हो गया, अभियांत्रिकी हो गया, चिकित्सा हो गया, रसायन हो गया, नक्षत्र हो गया, गणित विज्ञान और योग विज्ञान बच रहा है। तो गणित विज्ञान,
गणित विज्ञान में कौन सा था? गणित विज्ञान में रेखा गणित है, गणित विज्ञान में अंक गणित है, और गणित विज्ञान में बीज गणित है। अब बेटा मेरे कहने से आज शाम को नहीं, रात में खाना वाना खा करके जब 10-11 बजेगा, थोड़ा माहौल शांत रहेगा, इस गाने को आज फिर से सुनिएगा। चूंकि कॉपीराइट का इशू है, इसलिए मैं ये गाना आपको, मेरा आर्ट एंड कल्चर इसी पे चलता था, मैं वीडियो ही बच्चों को दिखाता था, वीडियो उनके मन में इतना बस जाता था कि उन्हें लगता ही नहीं था ये पढ़ने की चीज, उनको लगता था सब तो रटा गया। आजकल बेटा नया फैशन जो है कॉपीराइट वाला है, तो मैं दिखा नहीं सकता हूं। रात में ये गाना जरूर सुनिएगा, और थोड़ा सा लेट नाइट में, जब वही है ना कि जब माहौल शांत हो, कि ताजा ताजा अभी पढ़ाया हूं ना, आज उस गाने के भाव समझ में आएंगे आपको। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। उसके आगे की भी लाइनें हैं। फिर उसके बाद मनोज कुमार का नाम ही भारत कुमार रखा गया था। 1960 के दशक के बड़े मशहूर और मारूफ अभिनेता थे, देशभक्ति पिक्चरें बनाते थे, और उसके आगे गुनगुनाते हुए कहते हैं कि है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहीं का गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं। इस गाने को आज महसूस कीजिएगा, रात में देखिएगा और महसूस करना है। तो गणित विज्ञान में भी हमारा सानी कोई नहीं था, देता न दशमलव भारत तो, अगर भारत दशमलव नहीं देता तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। और बेटा क्या है? जब जीरो दिया मेरे भारत ने, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। पाई का मान हुआ, पाई का मान ऐसे अनेकानेक, पाई शायद इसमें आएगा ना, बीज गणित में शायद पाई जो है, ये बेटा मेरा गणित उन्नीस से मेरा हाई स्कूल तक ही ना था, मतलब 24-25 साल हो गया छोड़े हुए। तो पाई का आविष्कार शायद कितना होता है आप लोग को याद होगा, 22/7 होता है कि 21/7? नहीं, 22/7 ही होता है। रेखा गणित क्या है? विभिन्न विभिन्न यज्ञ कुंड का विधि विधान, यज्ञ कुंड कैसा होगा, उसमें रेखा गणित होता था। अगला जो है भीमबेटका की गुफाओं में के चित्र जो हैं, कई सारे रेखा गणित के चिन्ह उसमें मिलते हैं। तो गणित विज्ञान के भी क्षेत्र में क्या थे हम लोग? अनपैरेलल अचीवमेंट था। आइए भाई, अंत में क्या आता है? अंत में जो है योग विज्ञान आता है। योग विज्ञान आता है। पतंजलि का योग विज्ञान रहता है। आज पूरा विश्व इसे क्या मनाता है? आज पूरा विश्व इसकी महत्ता को देखते हुए 21 जून को संपूर्ण विश्व योगा दिवस के रूप में
दिवस के रूप में मनाता है। योग भी हमारे जीवन का अंग रहा है, प्राणायाम है, अनेकों अनेक योग हैं। योग विज्ञान आज पूरी दुनिया मान रही है, हमारे देश में प्राचीन काल से ही योग विज्ञान था। चलिए भाई, तो कहानी खत्म हुआ, फटाफट आप लोग इसका नोट्स बना लीजिए, ठीक है। हेडिंग दे दीजिए बच्चों, प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास। प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास। लिखिए, प्राचीन भारत के संदर्भ में, प्राचीन भारत के संदर्भ में साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने, अनुलोम विलोम होता है, ठीक है, लिखिए आप लोग। प्राचीन भारत के संदर्भ में साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने अक्सर यह आरोप लगाया कि प्राचीन भारतीयों में वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण का अभाव था। प्राचीन भारतीयों में वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण का अभाव था तथा भारतीय धार्मिक अंधविश्वास तथा पत्थर की मूर्तियों में धार्मिक आडंबर के साथ साथ चमत्कारिक शक्तियों में विश्वास करते थे। धार्मिक आडंबर के साथ साथ चमत्कारिक शक्तियों में विश्वास करते थे। नेक्स्ट, बाद के वर्षों में, नेक्स्ट पॉइंट है, बाद के वर्षों में राष्ट्रीय इतिहासकारों के द्वारा प्राचीन भारतीय साहित्यिक स्रोतों का, राष्ट्रीय इतिहासकारों के द्वारा प्राचीन भारतीय साहित्यिक स्रोतों का गहराई से अध्ययन किया गया। प्राचीन भारतीय साहित्यिक स्रोतों का गहराई से अध्ययन किया गया तथा भारतीयों के अलौकिक ज्ञान विज्ञान के बारे में, दुनिया को परिचित कराया गया। अलौकिक ज्ञान विज्ञान के बारे में दुनिया को परिचित कराया गया। नेक्स्ट लिखिए, राष्ट्रीय इतिहासकारों ने भारतीयों की तार्किक और वैज्ञानिक चिंतन परंपरा को, भारत की तार्किक और वैज्ञानिक चिंतन परंपरा को दिन प्रतिदिन के गतिविधियों में, तार्किक और वैज्ञानिक चिंतन परंपरा को दिन प्रतिदिन के गतिविधियों में दिखाने का प्रयास किया। दिन प्रतिदिन के गतिविधियों में दिखाने का प्रयास किया, जैसे कि खाने से पहले हाथ धोना, जैसे कि खाने से पहले हाथ धोना,
कॉमा संक्रामक बीमारियों से बचने के लिए, संक्रामक बीमारियों से बचने के लिए दूर से नमस्ते करके अभिवादन करना। संक्रामक बीमारियों से बचने के लिए दूर से नमस्ते करके अभिवादन करना, कॉमा अपने त्योहारों के माध्यम से ब्रैकेट में होली दिवाली, अपने त्योहारों के माध्यम से ब्रैकेट में होली दिवाली ब्रैकेट क्लोज, घर के साथ साथ समूचे बस्ती को, घर के साथ साथ समूचे बस्ती की साफ सफाई करना। नेक्स्ट, कॉमा औषधि ज्ञान के अंतर्गत, औषधीय ज्ञान के अंतर्गत लगभग हर ग्रामीण घर के प्रांगण में, औषधि ज्ञान के अंतर्गत लगभग हर ग्रामीण घर के प्रांगण में नीम और तुलसी जैसे औषधीय पौधों को लगाया जाना। नीम और तुलसी जैसे औषधीय पौधों को लगाया जाना इसके प्रमुख उदाहरण हैं, इसके प्रमुख उदाहरण हैं। नेक्स्ट कीजिए। यदि व्यवस्थित दृष्टिकोण से प्राचीन भारतीयों के विज्ञान और प्रौद्योगिकी को देखा जाए तो, यदि व्यवस्थित दृष्टिकोण से प्राचीन भारतीयों के विज्ञान और प्रौद्योगिकी को देखा जाए तो इसे निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसे निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। हेडिंग दे दीजिए पाषाण प्रौद्योगिकी, हेडिंग दे दीजिए पाषाण प्रौद्योगिकी। लिखिए पहला पॉइंट, भारतवर्ष में प्रौद्योगिकी का सर्वप्रथम प्रयोग, भारतवर्ष में प्रौद्योगिकी का सर्वप्रथम प्रयोग आदि मानव द्वारा ही लगभग 50,000 वर्ष पूर्व, आदि मानव द्वारा ही लगभग 50,000 वर्ष पूर्व ही किया गया था। फुल स्टॉप लिखिए। आदि मानव द्वारा क्वार्टजाइट, ये पत्थर का एक प्रकार है। आदि मानव द्वारा क्वार्टजाइट और जैस्पर पत्थरों, आदि मानव द्वारा क्वार्टजाइट और जैस्पर पत्थरों का प्रयोग करके पाषाण उपकरण बनाए गए। क्वार्टजाइट और जैस्पर पत्थरों का प्रयोग करके पाषाण उपकरण बनाए गए और यह पाषाण उपकरण
और यह पाषाण उपकरण लवा लवाई तकनीक से, और यह पाषाण उपकरण लवा लवाई तकनीक से बनाए गए थे, लवा लवाई तकनीक से बनाए गए थे, तथा मुख्यतः कोर और फ्लैक्स तकनीकी, तथा मुख्यतः कोर और फ्लैक्स तकनीकी पर आधारित प्रस्तर उपकरण थे, तथा मुख्यतः कोर और फ्लैक्स तकनीकी पर आधारित प्रस्तर उपकरण हैं। फुल स्टॉप। नवपाषाण काल में, फुल स्टॉप, नवपाषाण काल में प्रस्तर प्रौद्योगिकी एक नवीन ऊंचाई पर पहुंच गया था। नवपाषाण काल में प्रस्तर प्रौद्योगिकी एक नवीन ऊंचाई पर पहुंच गया था, तथा प्रस्तर प्रौद्योगिकी एक नवीन ऊंचाई पर पहुंच गया था तथा चमक तकनीक से ज्यादा, तथा चमक तकनीक से ज्यादा और चमक तकनीक से ज्यादा धारदार उपकरण बनाए गए, ज्यादा धारदार उपकरण बनाए गए। चमक तकनीक मतलब पॉलिश टेक्निक है, वो फ्रिक्शन करके, घर्षण से पॉलिश करके उसे धारदार बनाया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट कीजिए। मौर्य काल में सम्राट अशोक के प्रस्तर स्तंभ, मौर्य काल में सम्राट अशोक के प्रस्तर स्तंभ लेख में, प्रस्तर स्तंभ लेख में प्रस्तर तकनीकी का अद्भुत उदाहरण देखने को मिलता है। मौर्य काल में सम्राट अशोक के प्रस्तर स्तंभ लेख में प्रस्तर तकनीकी का अद्भुत उदाहरण देखने को मिलता है, जिसने प्राचीन काल के तक्षण कला को, जिसने प्राचीन काल के तक्षण कला को वैश्विक पहचान दिलाया, तक्षण कला को वैश्विक पहचान दिलाया। नेक्स्ट, मौर्योत्तर काल में, नेक्स्ट लिखिए, मौर्योत्तर काल में पाषाण प्रौद्योगिकी का एक अन्य उदाहरण, मौर्योत्तर काल में पाषाण प्रौद्योगिकी का एक अन्य उदाहरण स्तूप कला और मूर्ति कला, स्तूप कला और मूर्ति कला के गांधार और मथुरा शैली के अंतर्गत, स्तूप कला और मूर्ति कला के गांधार और मथुरा शैली के अंतर्गत देखा जा सकता है। एक अन्य उदाहरण स्तूप कला और मूर्ति कला के गांधार और मथुरा शैली के अंतर्गत देखा जा सकता है। नेक्स्ट, प्राचीन काल में गुप्त और गुप्तोत्तर काल से, प्राचीन काल से गुप्त, प्राचीन काल में गुप्त और गुप्तोत्तर काल से पाषाण प्रौद्योगिकी का एक अन्य उदाहरण, गुप्त और गुप्तोत्तर काल से पाषाण प्रौद्योगिकी का एक अन्य उदाहरण
मंदिर स्थापत्य कला के विविध शैलियों। एक अन्य उदाहरण, मंदिर स्थापत्य कला के विविध शैलियों जैसे कि नागर, बेसर और द्राविड़ शैली में देखा जा सकता है। जैसे कि नागर, बेसर और द्राविड़ शैली में देखा जा सकता है। अगला हेडिंग दे दीजिए धातु शोधन तकनीक। धातु शोधन तकनीक। सर्वप्रथम धातु शोधन तकनीक की शुरुआत पाषाण काल में। धातु शोधन तकनीक की शुरुआत पाषाण काल में तांबे की धातु के विभिन्न धातु शोधन तकनीक की शुरुआत ताम्रपाषाण काल में तांबे की धातु के विभिन्न घरेलू बर्तनों के निर्माण तांबे की धातु के विभिन्न घरेलू बर्तनों के निर्माण तथा कृषि उपकरणों के प्रयोग के रूप में देखा जा सकता है। तथा कृषि उपकरणों के प्रयोग के रूप में देखा जा सकता है। नेक्स्ट, आगे चलकर धातु शोधन तकनीक में मानवीय समझ का और ज्यादा विस्तार हुआ तथा तांबे के साथ टिन को मिलाकर कांसा का निर्माण किया जाने लगा। तांबे के साथ टिन को मिलाकर कांसा का निर्माण किया जाने लगा। फुल स्टॉप। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति इसका प्रमुख उदाहरण है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति इसका प्रमुख उदाहरण है। इसी प्रकार चोलकालीन नटराज की मूर्ति धातु शोधन तकनीक का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है। धातु शोधन तकनीक का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है। आज का लास्ट पॉइंट लिखिए। वैदिक काल में लोहे की खोज के साथ धातु शोधन तकनीक और ज्यादा व्यापक होता गया तथा लौह उपकरणों से कृषि के साथ साथ रक्षा क्षेत्र में विभिन्न उपकरणों का निर्माण किया जाने लगा। चलिए बच्चों, जो शेष बचा हुआ भाग है उसे कल हम लोग करेंगे और उसके बाद कल एक नए टॉपिक के साथ हम लोग आगे कैरी ऑन किया जाएगा। ठीक है बच्चों, आज का साथ यहीं तक।
खूब मेहनत करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। चलिए फिर कल मिलते हैं इसी समय इसी मंच पर। टिल देन ऑल द बेस्ट। थैंक यू।